सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 4 की यूनिट नंबर 7 को कवर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि एक्सचेंज कंट्रोल होता क्या है। दिस इम्प्लाइज टू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन टू रेगुलेट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज। Its aim is to control by centralizing the country's means of external payment in the hands of monetary authority, that is RBI। यानी कि जो हमारे रूल्स या रेगुलेशंस बनाए गए हैं किसको ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करने के लिए, किससे रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, उनको अप्लाई करना। क्यों करना? क्योंकि जो भी हमारी कंट्री से, हमारी कंट्री में जो भी गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ रही है। अब ज़्यादा अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट हो गया तो हमारी कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिट शो करने लग जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसका मेन मोटिव ये है कि जो हमारा एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करना। किस तरीके से कंट्रोल करना? कि जो भी हमारा एक्सटर्नल पेमेंट मैकेनिज्म है उसको क्या करना? सेंट्रलाइज करना। कौन सा? किसके पास? मॉनेटरी अथॉरिटी के पास, RBI के पास। कि जो भी हम पेमेंट करेंगे ना उसको सेंट्रलाइज कर देना, अलग अलग हाथों में ना सौंपना, ताकि जो भी रेलिवेंट चीज़ों के लिए हमें गुड्स को इंपोर्ट कर सके, जिस भी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है हमारी कंट्री में इंपोर्ट करने की, सिर्फ उसी चीज़ों को किया जा सके, इंपोर्ट किया जा सके। इसलिए जो है एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, यानी कि जो हम एक्सचेंज को कंट्रोल करके रखते हैं, उसको सेंट्रलाइज करके रखते हैं अपनी मॉनेटरी अथॉरिटी के पास, RBI के पास, उसको करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ऐसा क्यों करते हैं? इट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि ये जो कंसेप्ट है ये कब आया? ये जो कंसेप्ट था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आया था। ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ मोर देन 40 ईयर्स दैट द कंट्रोल हैज रिमेन इन फोर्स, अप्रेजल्स and review the policies and procedure have been undertaken periodically and modify as when considered necessary। यानी कि जो हमारा एक्सचेंज कंट्रोल आया था ना उसको 40 ईयर से भी ज़्यादा हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो भी हमारा एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करना होता है। इसके अंदर कुछ पॉलिसीज थी, प्रोसीजर्स थे, जो कि समय समय के साथ साथ हम क्या करते हैं उसमें चेंजेस करते हैं। जैसे कि हमारा जैसे जैसे हमारे एक्सपोर्ट में चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिसीज में चेंजेस आ रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने एक्सचेंज कंट्रोल में भी चेंजेस ला रहे हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल इज इंडिया इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स है ना उसको कंजर्व करके रखना, सेव करके रखना। प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको हमें प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी क्या कर सके और अच्छे से डेवलप कर सके। यानी कि अगर हम अपने एक्सचेंज कंट्रोल को, जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसको बेफालतू में यूज़ करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों को अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेंगे जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री से जो भी एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज दूसरी कंट्री में जाएगा और हमारी कंट्री में शॉर्टेज पड़ जाएगी। और जब भी हमें ज़रूरत होगी कोई चीज़ इंपोर्ट करने की तो हमारे पास वो पैसा होगा ही नहीं, हमें लोन लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा लोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कंट्री में, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए कहा गया कि जो भी एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करके रखना है। जो भी हमारी पेमेंट करनी होती है दूसरी कंट्री में, उसकी जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको दे देना। RBI क्या करे, सारी की सारी चीज़ों को देखे कि जो भी पेमेंट की जा रही है वो रेलिवेंट चीज़ों के लिए की जाए, ऐसा कोई गुड्स हमारी कंट्री में ना आए, इंपोर्ट ना किया जाए जिसकी हमारी कंट्री में ज़रूरत ही ना हो। यानी कि जब भी हम मेन मोटिव यही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है एक्सचेंज कंट्रोल का, कि फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करके रखा जाए, बचा के रखा जाए और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छे से डेवलप कर सके। अब फॉरेन एक्सचेंज होता है क्या? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? फॉरेन की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम क्या कर सके, पेमेंट कर सके। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, इट रेफर टू परचेज और सेल ऑफ वन नेशन करेंसी अगेंस्ट अदर अराइजिंग आउट ऑफ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉरेन रेमिटेंस एंड फॉरेन ट्रेवल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड एक्सेट्रा। यानी कि ये होता क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है वो क्यों की जाती है? परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए किसी नेशन की करेंसी को। यानी कि हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का मतलब यही होता है कि सपोज करो हमने जो है USA से गुड्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट किया है, अब हमें USA को पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट किस तरीके से करेंगे? हम रुपीज़ में तो कर नहीं सकते, क्योंकि USA के अंदर रुपीज़ तो चलता नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी कंट्री की करेंसी रुपीज़ को कन्वर्ट कराना पड़ेगा US डॉलर में, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, गुड्स को परचेज कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में क्या होता है, परचेज या सेल करना एक नेशन की करेंसी को, ताकि दूसरी जो कंट्री है उस जो दूसरा नेशन है उसकी कंट्री की करेंसी को परचेज किया जा सके। एक्स फॉर उसके बाद आता है ट्रांसफर ऑफ
परचेजिंग पावर, यानी कि क्यों किया जाता है, दूसरी कंट्री की करेंसी को क्यों परचेज किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, उस कंट्री से गुड्स या सर्विसेज को परचेज कर सके, हमारे पास परचेजिंग पावर आ सके। यानी कि जब हमारे पास यूएस डॉलर ही नहीं होगा तो क्या हम अपनी कंट्री में गुड्स को इम्पोर्ट कर पाएंगे। तो ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हमारी परचेजिंग पावर को बिल्डअप करती है, बढ़ाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है, कि ऑल एक्सपोर्ट रिक्वायर डिक्लेरेशन ऑफ डिक्लेरेशन फॉर्म अदर देन नेपाल एंड भूटान, यानी कि जो भी गुड्स हम अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करेंगे ना, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली जो डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। एक होता है जीआर फॉर्म, एक होता है पीपी फॉर्म, एक होता है सॉफ्टेक्स फॉर्म और एक होता है एसडीएफ फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं जीआर फॉर्म होता क्या है। जीआर फॉर्म की 2 कॉपी रिक्वायर होती है, एक तो ओरिजिनल कॉपी, एक होती है डुप्लीकेट कॉपी। कभी इस फॉर्म का यूज़ किया जाता है जब भी हम गुड्स को क्या करते हैं, अपनी कंट्री से एक्सपोर्ट करते हैं फिजिकल फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं आएगी, ना ही यहाँ पे नेपाल और भूटान, इन दोनों कंट्रीज़ को हम क्या नहीं कर रहे, गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इन दोनों कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्री में हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन और बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट पार्सल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा पीपी फॉर्म। पीपी फॉर्म का मतलब होता है पोस्ट पार्सल फॉर्म, यानी कि जब पोस्ट पार्सल का यूज़ करके हम गुड्स को फिजिकल फॉर्म में क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सेप्ट द कंट्रीज नेपाल एंड भूटान। इन 2 कंट्री को छोड़ के हम बाकी किसी भी कंट्री में फिजिकल फॉर्म में पोस्ट पार्सल का यूज़ करके गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तब पीपी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसके लिए भी 2 कॉपी चाहिए, एक तो ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट। अब आता है सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म। सॉफ्ट टेक्स्ट फॉर्म का मतलब है कि जब गुड्स को क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि नॉन फिजिकल फॉर्म में। यानी कि जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए जाते हैं एक कंट्री में, दूसरी कंट्री में भी उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है। तो क्या होता है ना कि जब हम नॉन फिजिकल आइटम्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें सॉफ्टेक्स फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। एक तरीके का एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है और इसकी 3 कॉपी की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है ओरिजिनल और 2 होती है हमारी डुप्लीकेट कॉपी। उसके बाद आता है हमारा जो 4th डिक्लेरेशन फॉर्म है वो है एसडीएफ फॉर्म। एसडीएफ फॉर्म क्या होता है, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट वेयर शिपिंग बिल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस, यानी कि जो हमें शिपिंग बिल कब मिलता है, शिपिंग बिल हमें मिलता है जब हमने गुड्स को शिप किया है, या तो हमें शिप्स के थ्रू गुड्स को शिप किया या फिर एयर के थ्रू किया है, तो वहाँ पे हमें शिपिंग जो बिल है, शिपिंग बिल हमें फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल रहा बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिल रहा है, तो उस समय हमें एसडीएफ फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा 4 डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं, जीआर फॉर्म, पीपी फॉर्म, सॉफ्टेक्स फॉर्म और एसडीएफ फॉर्म। ये क्या क्या होते हैं, क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग द फॉर्म, यानी कि अगर हमें फॉर्म लेना है तो क्या प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जीआर फॉर्म के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, सबमिट टू कस्टम कमीशन आफ्टर वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, कमीशन विल फॉरवर्ड, यानी कि ओरिजिनल फॉर्म टू ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक और सेकंड डुप्लीकेट फॉर्म टू एक्सपोर्टर फॉर सबमिशन टू द ऑथोराइज डीलर। यानी कि हमने जीआर फॉर्म ले लिया, जीआर फॉर्म लेने के बाद हमें जो कस्टम कमीशन है उसके पास सबमिट कराना पड़ेगा। जीआर फॉर्म का बेसिकली मतलब हमने ये देखा था कि जब कोई भी कंट्री गुड्स को एक्सपोर्ट करती है फिजिकल फॉर्म में, किसी भी कंट्री को गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है सिर्फ नेपाल और भूटान को छोड़ के। नेपाल या भूटान को छोड़ के आप किसी भी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो फिजिकल फॉर्म में, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके कर रहे हो, लेकिन पोस्ट पार्सल के थ्रू नहीं कर रहे। अब फॉर्म तो आपने रिसीव कर लिया जीआर फॉर्म, अब क्या करना होता है कि वो जीआर फॉर्म जो है कस्टम कमीशन के पास सबमिट कराना होता है। कस्टम कमीशन जो है उस फॉर्म को अच्छे से वेरीफाई करेगा, चेक करेगा कि वो ऑथेंटिक तो है या नहीं है। चेक करने के बाद वो क्या करेगा, 2 कॉपी थी, एक तो ओरिजिनल कॉपी थी और एक थी हमारी डुप्लीकेट कॉपी। ओरिजिनल कॉपी तो रिजर्व बैंक को दे देगा और जो डुप्लीकेट कॉपी है वो एक्सपोर्टर को दे देगा फॉर सबमिशन टू द अथोराइज डीलर, ताकि वो क्या किया जाए, अथोराइज डीलर को सबमिट किया जाए। व्हेन द एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट आर नेगोशिएटेड, यानी कि जब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा एक्सपोर्टर के द्वारा। अब सेकंड फॉर्म आता है हमारा पीपी फॉर्म। पीपी फॉर्म को किस तरीके से किया जाता है, सबमिट टू द अथोराइज डीलर, अथोराइज डीलर के पास सबमिट किया जाता है इन फॉरेन एक्सचेंज नेम इन द फॉर्म। अब अथोराइज डीलर कौन होता है, यहाँ पे बैंक की बात कर लेते हैं। ऑथराइज डीलर क्या है यहाँ पे, बैंक। ऑथराइज डीलर काउंटर साइन ऑन द फॉर्म, ऑथराइज डीलर क्या करेगा, उस फॉर्म पे पीपी फॉर्म पे साइन करेगा। हैंड ओवर ओरिजिनल फॉर्म टू द एक्सपोर्टर, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको एक्सपोर्टर को दे देगा और एक्सपोर्टर देन सबमिट द फॉर्म टू पोस्ट पार्सल अथॉरिटी थ्रू विच द गुड्स आर बीइंग डिस्पैच। तो
तो यहाँ पे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। पीपी फॉर्म क्या होता है कि जब गुड्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, फिजिकल फॉर्म में एक्सपोर्ट करते हैं, पोस्ट पार्सल के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, तब पीपी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसकी दो कॉपी होती है, एक होती है ओरिजिनल और एक होती है डुप्लीकेट। तो क्या होता है ना कि ये जो कॉपीज़ होती है ये सबमिट कर दी जाती है ऑथोराइज डीलर के पास, ठीक है, ऑथोराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज। अब वो क्या करता है, उस पर साइन करता है फॉर्म पे, ठीक है, उसको चेक करके उस पर साइन कर दिया। अब जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो एक्सपोर्टर को दे दिया, एक्सपोर्टर उस ओरिजिनल फॉर्म को जो है पोस्ट पार्सल अथॉरिटी के पास सबमिट करा दिया जाएगा, ताकि वो अथॉरिटी क्या कर सके, उन गुड्स को डिस्पैच कर सके। पोस्ट पार्सल अथॉरिटी आफ्टर डिस्पैच द गुड्स विल फॉरवर्ड द फॉर्म टू द रिजर्व बैंक ऑफिस। यानी कि पोस्ट पार्सल अथॉरिटी क्या करेगी, उनको चेक करने के बाद जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो रिजर्व बैंक के पास पहुंचा देगी। जीआर फॉर्म में भी ओरिजिनल फॉर्म जो है वो रिजर्व बैंक के पास गया था, इसमें भी जो ओरिजिनल फॉर्म है वो किसके पास गया है, हमारे रिजर्व बैंक के पास गया। ऑन रियलाइजेशन ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स अथोराइज डीलर सबमिट द डुप्लीकेट फॉर्म टू द नियरेस्ट ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक। यानी कि जब हमें क्या मिल जाएगी, जब भी एक्सपोर्टेड गुड्स जो अमाउंट है वो मिलने के बाद अथोराइज डीलर क्या करेगा, उस डुप्लीकेट फॉर्म को भी रिजर्व बैंक के पास सबमिट करा देगा। उसके बाद आता है हमारा एसडीएफ फॉर्म। एसडीएफ फॉर्म यानी कि जब शिपिंग बिल जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। एक्सपोर्टर अटैच द एसडीएफ फॉर्म विद द शिपिंग बिल। Custom officer verify and authenticate the declaration in SDF form. Shipping will, with the attachment of SDF form, hand over to the exported, and at this time shipping bill makes exchange control copy. Shipping bill make shipping bill marked exchange control copy, then exporter submit it to the अथोराइज डीलर। उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्टर है वो किसको, अथोराइज डीलर को सबमिट कर देगा। अथोराइज डीलर है कौन यहाँ पे, बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। ये था हमारा एसडीएफ फॉर्म के बारे में। एक बार फिर से कर लेते हैं कि एसडीएफ फॉर्म में क्या चीज़ें आती है। एसडीएफ फॉर्म में जो फॉर्म होता है वो हमारे शिपिंग बिल के साथ अटैच किया जाता है, ठीक है। शिपिंग बिल के साथ अटैच किया जाता है हमारे एसडीएफ फॉर्म को। इसको कस्टम ऑफिसर में दे दिया जाता है ताकि वो वेरीफाई करे और चेक करे कि वो सही है कि नहीं है। चेक करने के बाद जो शिपिंग बिल है जो अटैच हमारे एसडीएफ फॉर्म के साथ, वो एक्सपोर्टर को दे दिया जाता है। एंड दिस टाइम शिपिंग बिल मार्क एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी। उसके बाद क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है उसको अथोराइज डीलर को दे देगा। ये था हमारा एसडीएफ फॉर्म के बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कि जो हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं नॉन फिजिकल फॉर्म में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो कॉपी होती है वो नॉन फिजिकल फॉर्म में होती है, जिसकी हमें 3 कॉपी चाहिए होती है, एक तो ओरिजिनल होती है, 2 डुप्लीकेट होती है। अब क्या होता है ना कि जो एक्सपोर्टर है वो इस कॉपी को सबमिट करेगा ऑथोराइज डीलर के पास। वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट विल बी डन बाय ऑफिशियल अथॉरिटी। वैल्यूएशन किया जाएगा ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट ऑफिशियल डायरेक्टली फॉरवर्ड द कॉपी। किसको जो है वेरीफाई करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद वो जो कॉपीज़ है वो किसको सबमिट की जाएगी। यानी कि इसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि सॉफ्टेक्स फॉर्म की 3 कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होती है, 2 डुप्लीकेट होती है। एक्सपोर्टर इस कॉपीज़ को क्या करेगा, सबमिट करेगा ऑथोराइज डीलर के पास, कमर्शियल बैंक के पास। वो इनको चेक कर लेंगे अच्छे से सही है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि वो जो 3 कॉपीज़ है, ओरिजिनल तो किसके पास जाएगी, रिजर्व बैंक के पास जाएगी। सेकंड जो डुप्लीकेट कॉपी है वो एक्सपोर्टर के पास जाएगी, और थर्ड जो कॉपी है वो किसके पास जाएगी, टू द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर रिकॉर्ड विल मेंटेन टू देमसेल्फ, ताकि वो क्या कर सके, एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके कि कितने सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स के फॉर्म जिसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एक नया टॉपिक जो है अदर प्रोविजंस क्या है। फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या कहता है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इंक्लूडिंग द एक्सपोर्टर इज अलाउड टू ओपन एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। यानी कि जो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो एक्सपोर्टर ही क्यों ना हो, उनको अलाउंस दी गई है कि आप फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट को ओपन अप कर सकते हो, चाहे तो इंडिया में कर लो या फिर इंडिया के बाहर कर लो। A foreign currency account outside India is opened by those exporter who is exporting on deferred payment term। यानी कि deferred payment term का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड किया गया है हमारे इम्पोर्टर को।
अकाउंट में बी हेल्प और मेंटेन्ड इन एनी करेंसी अदर देन द करेंसी ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर जो करेंसी रखी जाएगी, हमारा जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, या तो हम इंडिया के अंदर भी ओपन कर सकते हैं या फिर हम कहीं और किसी और कंट्री में भी ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर जो करेंसी रखी जाएगी वो किसी भी कंट्री की करेंसी आप रख सकते हो, लेकिन इंडिया की, नेपाल की और भूटान की करेंसी इसके अंदर नहीं रख सकते। उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है अदर प्रोविजंस का, वो आते हैं एजेंसी कमीशन। एजेंसी कमीशन क्या होते हैं? देयर इज नो लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट की, कोई लिमिट नहीं है पेमेंट की। एजेंसी कमीशन पेमेंट में भी ईदर बाय रेमिटेंस और बाय डिडक्टिंग फ्रॉम इनवॉइस वैल्यू, यानी कि जो एजेंट को कमीशन पे किया जाएगा वो किस तरीके से पे किया जाएगा? ईदर बाय रेमिटेंस और बाय डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस वैल्यू। अब क्या होता है ना, एजेंसी कमीशन कहाँ से आया, क्या कंसेप्ट है, ये समझने की बात है। जो भी हमारा एक्सपोर्टर गुड्स को इम्पोर्टर को देता है कंसाइनमेंट बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे इम्पोर्टर कौन था? या तो हमारा एक्सपोर्टर का एजेंट था या फिर कोई मार्केटिंग एजेंसीज थी जो कमीशन के बेसिस पे काम कर रही है। जो अब कमीशन दिया जाएगा वो उसके बारे में बात की गई है एजेंसी कमीशन की। देयर इज़ नो लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, यानी कि कोई लिमिट नहीं है कि कमीशन आपको इतना पे करना है उस एजेंसी को, एजेंट को, कोई लिमिट नहीं है। पेमेंट में भी ईदर बाय रेमिटेंस और बाय डिडक्टिंग फ्रॉम इनवॉइस वैल्यू, यानी कि जो भी हमारा इंपोर्टर है, जो भी गुड्स को सेल करके वो पेमेंट करेगा। मान लो 1,00,000 का उसने गुड्स सेल किया है और 1,00,000 पे कहा कि आपको भाई 10% जो है वो कमीशन मिल जाएगा, यानी कि 10,000 हुआ। या तो जो पेमेंट है वो दो बेसिस पे की जाती है। पहली पेमेंट रेमिटेंस के बेसिस पे, मतलब कि जो हमारा इंपोर्टर है वो सारे के सारे 1,00,000 का चेक जो है एक्सपोर्टर को दे देगा, और एक्सपोर्टर क्या करेगा बाद में, जो हमारा इंपोर्टर है उसको पेमेंट कर देगा 10,000 की अलग से। ये होता है हमारा रेमिटेंस बेसिस। और दूसरा है डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस वैल्यू, यानी कि जो भी इनवॉइस वैल्यू है 1,00,000 की, उसमें से हमारा जो इंपोर्टर है, जो एजेंट है, वो क्या करेगा, अपने 10,000 डिडक्ट कर लेगा और 90,000 जो है वो एक्सपोर्टर को भेज देगा। ये था हमारा एजेंसी कमीशन के बारे में, जो अदर प्रोविजन का पार्ट है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अमाउंट ऑफ कमीशन नीड नॉट बी डिक्लेयर ऑन द फॉर्म, यानी कि जो कमीशन पे किया जाएगा ना, उस कमीशन के बारे में हमें फॉर्म के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ देयर इज़ वैलिड एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड ओवरसीज बेनिफिशियरी, यानी कि जब अगर दोनों एक्सपोर्टर और ओवरसीज बेनिफिशियरी के बीच में अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो कमीशन के अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है डिक्लेरेशन फॉर्म में। उसके बाद आता है हमारा एक्सपोर्ट क्लेम। एक्सपोर्ट क्लेम क्या कहते हैं? दिस क्लेम इज मेड बाय द ओवरसीज बायर एज अ कंपनसेशन फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्टेज इन वेट, inferior quality of goods, लेट शिपमेंट एक्सेट्रा। एक्सपोर्ट क्लेम यानी कि जो हमारा इंपोर्टर है वो अब यहाँ पे हमें क्लेम मांग रहा है, हमसे क्लेम मांग रहा है। किस चीज़ का क्लेम मांग रहा है? कि जो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना कि आपने, एक्सपोर्टर ने वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, या फिर जो भी गुड्स एक्सपोर्टर ने सेंड किए हैं वो उनका वेट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, कम कम वेट के गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट कर दिए, अच्छी क्वालिटी के गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं किया गया, या फिर जो शिपमेंट का टाइम था उस टाइम पे गुड्स जो है वो नहीं आए, तो यहाँ पे इंपोर्टर क्या कर रहा है? क्लेम मांग रहा है अपने जो भी एक्सपोर्टर की गलती की वजह से जो इंपोर्टर को लॉस हुआ है उसके लिए क्लेम मांग रहा है। क्लेम कैन बी रेज टू 50% ऑफ द इनवॉइस वैल्यू, यानी कि जो हमारा इंपोर्टर क्लेम मांग रहा है वो 15% तक हो सकता है इनवॉइस वैल्यू की, यानी कि 1,00,000 का अगर सामान इंपोर्टर ने मंगाया है तो उसका 15% तक ही क्लेम जो है वो इंपोर्टर मांग सकता है अगर कोई भी गलती होती है हमारे एक्सपोर्टर की वजह से। देयर इज़ नो लिमिट फॉर दिस अमाउंट। एप्लीकेंट शुड गिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द क्लेम, यानी कि जो हमारा इंपोर्टर है उसको पहले प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा कि क्यों, किस बेसिस पे वो क्लेम मांग रहा है। क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्टर है वो क्या बेचता है? इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी बेचता है, ओरिजिन का भी भेजता है, यानी कि कमर्शियल इनवॉइस भी भेजता है, सारे प्रूफ भेजता है ताकि उसको जो है अच्छे से पेमेंट मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। अगर मान लो इंपोर्टर कहते हैं कि आपने अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं भेजे हैं, तो एक्सपोर्टर ये कहेगा कि मैंने तो भाई इंस्पेक्शन कराया है, उसमें ये कहा गया कि गुड्स अच्छी क्वालिटी के है। अगर आप ये कह रहे हो कि गुड अच्छी क्वालिटी के नहीं है, मुझसे क्लेम मांग रहे हो, तो मुझे पूरा प्रूफ देना चाहिए। मुझे पूरा क्या करो, प्रूफ दो जो ये शो करे कि आपके जो गुड्स है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने पढ़ा एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म की ज़रूरत होती है। 4 हमने डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ा, क्या प्रोसीजर्स है
डिक्लेरेशन फॉर्म्स के, वो भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से सबमिट किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था कि अदर प्रोविजंस क्या है, ये सारे प्रोविजंस के अलावा और क्या चीज़ें जो है इसके अंदर कवर होती है, जिसके अंदर हमने 3 प्रोविजंस के बारे में पढ़ा। फॉरेन करेंसी अकाउंट के बारे में पढ़ा, एजेंसी कमीशन के बारे में पढ़ा और एक्सपोर्ट क्लेम के बारे में पढ़ा। कि आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, आप अगर आपको डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो। मैं आपको जो है एक सेपरेट वीडियो उस टॉपिक पे बना के दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।